लास्ट टाइम हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की दो प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी। पहली प्रॉपर्टी ये थी दैट इट प्रोड्यूसेस अ ट्री विद ऑल नोड्स रीचेबल फ्रॉम एस। ये हमने लास्ट क्लास में ऑब्जर्व कर लिया था। सेकेंड प्रॉपर्टी जिसके बारे में हमने बात की थी, इट सेज दैट BFS computes shortest path length or the distance between S and all nodes reachable from S. This is something that we need to observe. Okay, so we are going to look at how BFS ends up giving the shortest path between S and any other node reachable from it. Now in this regard we make the following claim. So suppose कीजिए कि आपने जो BFS परफॉर्म किया उसका रूट था S, मतलब S पे आपने BFS परफॉर्म किया। Then the claim is that layer LJ is the set of all nodes at distance exactly J from S. जब आप BFS करेंगे तो कुछ लेयर्स प्रोड्यूस होंगी, तो ये क्लेम कह रहा है कि जो Jth लेयर बनेगी उसमें वो सभी नोड्स होंगे जिनका S से शॉर्टेस्ट पाथ exactly J होगा. So this is to say that the shortest path from S to any node in LJ would have exactly J edges. क्योंकि आप एक अनवेटेड ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, तो शॉर्टेस्ट पाथ की लेंथ J होने का मतलब यह है कि उस पाथ पर exactly J edges होंगी. क्लेम क्लियर है? देखिए वैसे तो ये बहुत ही इंट्यूटिव है, लेकिन फिर भी हम इसका फॉर्मल प्रूफ देखेंगे. तो सपोज कीजिए कि ये आपकी लेयर्स हैं जो BFS के दौरान बनी. ये पहली लेयर है L0, L1, उसके बाद ये कुछ kth लेयर है LK, फिर ये है लेयर J-1 और इसे हम कह देते हैं, लास्ट लेयर को हम कह देते हैं LJ, द jth लेयर. अब अपनी स्टेटमेंट को, अपने क्लेम को हम प्रूव करेंगे और इसका इंडक्टिव प्रूफ देंगे. तो बेस केस क्या होना चाहिए? बेस केस शुड बी फॉर J इक्वल टू 0, यानी आप L0 की बात कर रहे हैं. ठीक है, तो L0 पे कौन सा नोड है? केवल एक ही नोड है लेयर 0 में, S itself, राइट, जिस पे आपने BFS परफॉर्म किया है, वही नोड S सिर्फ एक नोड है L0 में. तो अब क्या बेस केस के लिए ये क्लेम ट्रू है? What does the claim say for L0? According to the claim, L0 should be the set of all nodes at distance exactly 0 from S. तो ऐसा तो एक ही नोड है, वो कौन सा नोड है? S itself, और L0 में वही नोड है. ठीक है, तो इसका मतलब बेस के केस के लिए तो ये क्लेम ट्रू है. अब इंडक्टिव हाइपोथेसिस पे आते हैं. सपोज कीजिए कि ये क्लेम जो है ये LJ-1 के लिए ट्रू है, रादर अप टू LJ-1 के लिए ट्रू है. स्ट्रॉन्ग इंडक्शन यूज करना पड़ेगा. केवल LJ-1 के लिए नहीं, हमें ये एज्यूम करना पड़ेगा कि अप टू LJ-1 के लिए ये क्लेम होल्ड करता है. दैट्स स्ट्रॉन्ग इंडक्शन, राइट. अब इंडक्टिव स्टेप में हम ये शो करना चाहेंगे कि अगर L0 से LJ-1 तक ये क्लेम ट्रू है तो LJ के लिए भी ट्रू होगा. सो बिगिन बाय कंसिडरिंग अ नोड V इन लेयर J. सपोज कीजिए कि यहां लेयर J में एक नोड है V. अब जब ये लेयर्स की फॉर्मेशन हुई होगी तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि S से शुरू करके आपने कोई और नोड डिस्कवर किया होगा L1 पे. L1 के इस नोड की वजह से इसे एग्जामिन करते हुए आपने फर्दर कुछ और नोड्स डिस्कवर किए होंगे और इवेंचुअली आप LK पे पहुंचे होंगे ऐसे करते करते. फिर इसी तरह आप LJ-1 पे पहुंचे होंगे और फाइनली आप V पे पहुंचे होंगे इस लास्ट नोड के थ्रू जो LJ-1 पर है, लेयर J-1 पर है. इसी तरह लेयर्स की फॉर्मेशन हुई होगी. अब हम अपनी स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन यूज करेंगे. तो सपोज कीजिए कि S से लेकर V तक कोई J लेंथ से छोटा पाथ भी एग्जिस्ट करता है. सपोज देयर इज एन SV पाथ ऑफ लेंथ स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन J. देखिए हमारा क्लेम जो कहता है उसके हिसाब से तो शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ J होनी चाहिए. हम प्रूफ बाय कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं,
हम कह रहे हैं कि सपोज कीजिए बाय कॉन्ट्रडिक्शन देयर एग्जिस्ट्स एन SV पाथ विच हैज लेंथ स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन J, और सपोज कीजिए इस पाथ को हमने कह दिया P, इस पाथ का नाम हमने दे दिया पाथ P। अब आप इस पाथ पर P पर V को प्रिसीड करने वाला नोड देखिए, सॉरी दिस शुड हैव बीन नोड U, कंसिडर नोड U प्रिसीडिंग V ऑन दिस पाथ। अब ये जो पाथ P है ये कैसा दिखना चाहिए? पाथ P में एक S से U तक का पाथ होगा और उसके बाद लास्ट में UV एज होनी चाहिए। देखिए अगर इस पाथ पे U इज द नोड दैट इमीडिएटली प्रिसीड्स V, तो ये बात तो क्लियर है कि U और V के बीच में एक एज भी है और S से U तक एक पाथ है, इसे मिला के आपका SV पाथ बना होगा। लेकिन अब ये बताइए कि ये जो SU पाथ है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये SU पाथ शॉर्टेस्ट पाथ ना हो बिटवीन S एंड U? S से U तक तो बहुत सारे पाथ्स हो सकते हैं। अगर इस पाथ को मिला के, जिस पाथ की हम अभी बात कर रहे हैं, S से U तक के पाथ को कंसिडर करके उसके आगे एक एज हमने और लगा दी और हमें शॉर्टेस्ट SV पाथ मिला, क्या ऐसा हो सकता है कि जो SU पाथ इस P में एम्बेडेड है वो S और U के बीच का सबसे छोटा पाथ ना हो? क्या ये पॉसिबल है? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर ये पाथ सब ऑप्टिमल है तो आप इसे रिप्लेस करके SU के बीच का बेस्ट पाथ लगाइए ना, उससे आपको एक और छोटा SV पाथ मिल जाएगा। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारा SV पाथ शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ का है, तो उसमें जो SU पाथ एम्बेडेड है वो भी शॉर्टेस्ट पॉसिबल होना चाहिए। So clearly P contains the shortest SU path, or let us say a shortest SU path, क्योंकि shortest length के भी multiple paths हो सकते हैं। So P contains shortest SU path and the edge UV. All right? अब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो S से V तक का पाथ है उसकी लेंथ J से छोटी है, strictly smaller than J। अब इनमें से एक एज तो यही हो गई UV एज, तो जो बाकी बचा हुआ पाथ है S से U तक का पाथ, उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए? इट शुड बी स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन J minus 1. Is that convincing? Now if the length of this path from S to U is strictly smaller than J minus 1, then your inductive hypothesis applies here. तो inductive hypothesis के हिसाब से क्या होना चाहिए? ये कहां पे होना चाहिए? ये वाला नोड U कहां पे होना चाहिए आपकी लेयर्स के हिसाब से? देखिए ये डिस्टेंस स्ट्रिक्टली स्मॉलर देन J minus 1 है, इसका मतलब ये J minus 1 से पहले आने वाली किसी लेयर में होना चाहिए, क्योंकि J minus 1 तक तो वहां तक की लेयर्स के लिए तो इंडक्टिव हाइपोथेसिस ट्रू है, क्लेम होल्ड कर रहा है। इसका मतलब ये जिस नोड की आप बात कर रहे हैं वो किसी kth लेयर पे होना चाहिए where K is strictly smaller than J minus 1. Is that right? So by the inductive hypothesis, this node U should belong to some layer LK where K is strictly smaller than J minus 1. अब अगर ऐसा है तो जिस समय आपने लेयर K के नोड्स को प्रोसेस किया होगा उस समय आपने U को भी प्रोसेस किया होगा, और जब आप U को प्रोसेस कर रहे थे तो आपने इस पर इंसिडेंट सभी एजेस को एग्जामिन किया होगा, और उन सभी एजेस में एक एज UV भी थी, because you know that UV is an edge in the graph. Is that right? और ये भी क्लियर है कि उस समय तक नोड V डिस्कवर्ड नहीं था, तो ये डिस्कवर किया जाना चाहिए था उस समय पे, और इस हिसाब से V कहां पे होना चाहिए? लेयर K+1 में होना चाहिए V, and therefore you arrive at a contradiction. You arrive at a contradiction because in this case V should belong to some layer LK prime where K prime should be strictly smaller than J. ठीक है, K+1 की वैल्यू मैक्सिमम J minus 1 हो सकती है which is strictly smaller than J. तो जो नोड V है वो J से स्ट्रिक्टली छोटे किसी लेवल पे होना चाहिए, किसी लेयर में होना चाहिए, and hence our assumption was wrong
and there cannot exist an SV path of length strictly smaller than j. Now, one important point that I would like to make here is that this observation that we are making about shortest path computation is very, very specific to BFS. This is typical of breadth first search. और किसी भी ग्राफ ट्रेवर्सल टेक्निक के बारे में अगर आप बात करेंगे तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूट करके दे आपको, सोर्स से लेकर किसी और नोड तक. दिस इज ओनली स्पेसिफिक टू द ब्रेडथ फर्स्ट सर्च. एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? Let us try to answer the following question now. Will breadth first search give the distance or the shortest path length between S and the other nodes if it is run on a weighted graph? अगर आप BFS को किसी weighted graph पर रन करेंगे, weighted graph का क्या मतलब है कि उसकी edges के साथ weights associated हैं. So the edges are weighted. तो क्या ऐसे ग्राफ के लिए BFS आपको शॉर्टेस्ट पाथ देगा? देखिए, इसके बारे में तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि हमारे लिए यहां पे शॉर्टेस्ट पाथ का मतलब है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस. ठीक है, तो वेटेड ग्राफ के लिए तो ये कॉन्सेप्ट काम करना ही नहीं चाहिए. एक छोटा सा काउंटर एग्जांपल देखिए. सपोज कीजिए हमारे पास ये ग्राफ है, एक ट्रायंगल ग्राफ है. ठीक है, अब मानिए कि आपने नोड S पर BFS परफॉर्म किया, तो लेयर 0 पे कौन से नोड्स रहे? लेयर 0 पे नोड S आएगा और लेयर 1 पे कौन से नोड्स आएंगे? U एंड V, दोनों ही लेयर 1 पे होंगे. ठीक है, इसका मतलब यह है कि ये वाली दो एजेस आपके BFS ट्री का पार्ट बन गई. बट इज दिस द शॉर्टेस्ट SV पाथ इन द ग्राफ? इस एज की लेंथ कितनी है? 100. शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा होगा? S to U एंड U to V. ठीक है, तो एक वेटेड ग्राफ के लिए शॉर्टेस्ट पाथ कंप्यूटेशन की कोई गारंटी नहीं है. इज एवरीबडी फॉलोइंग? लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. The diameter of a graph G is defined as the maximum distance between two vertices in G. कोई भी दो वर्टिसेस ज्यादा से ज्यादा कितनी दूर हैं? हम कोई स्पेसिफिक वर्टिसेस के बारे में बात नहीं कर रहे. हम ये कह रहे हैं कि कोई भी पेयर ऑफ वर्टिसेस इस ग्राफ में अगर आप देखें और उन सब की अगर आप बीच के डिस्टेंसेस निकालें तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो किसी भी पेयर के लिए निकल के आया, दैट इज नोन एज द डायामीटर ऑफ द ग्राफ. आप सभी पेयर्स ऑफ वर्टिसेस लीजिए और उनके बीच के डिस्टेंसेस कंप्यूट कीजिए और फिर देखिए कि कौन से पेयर के लिए सबसे ज्यादा डिस्टेंस निकल के आया. ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस है इसे हम डायामीटर ऑफ द ग्राफ कहते हैं. दैट्स हाउ डायामीटर ऑफ अ ग्राफ इज डिफाइंड. ऑलराइट, नाउ हैविंग गिवन दिस डेफिनेशन, कैन यू गिव एन एल्गोरिथम टू फाइंड द डायामीटर ऑफ अ गिवन ग्राफ? Okay, so the suggestion that has come up is that you perform BFS and look at the maximum number of levels that are generated. The number of the last layer would be actually the diameter. लेकिन अब आप ये बताइए कि आपने BFS कौन से नोड पे परफॉर्म किया? चलिए आपके आंसर को पहले कंसिडर करते हैं. सपोज कीजिए मेरे पास ये ग्राफ है. ठीक है, ये मेरे पास ग्राफ है, नोड्स 1, 2, 3, 4 एंड 5. अब मान लीजिए मैंने BFS परफॉर्म किया नोड 1 पर, तो आपके पास कितनी लेयर्स जनरेट होंगी? एक L0 और एक L1. L1 पे तो बाकी सारे नोड्स आ जाएंगे. ठीक है, तो आपके हिसाब से जो इसमें डिस्टेंस निकलेगा इस ग्राफ का वो निकल के आना चाहिए 1. लेकिन क्या इस ग्राफ का डिस्टेंस एक्चुअली 1 है? आप मुझे बताइए कि नोड 5 और नोड 2 में डिस्टेंस कितना है? सॉरी, दिस इज नॉट डिस्टेंस, दिस इज डायामीटर. सॉरी, द डायामीटर ऑफ G अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम should have been 1, right?
but you can observe that the distance between 2 and 5 is 2. Distance between 2 and 5 is not 3. Distance तो shortest path length ही होता है, तो 2 और 5 के बीच का तो आपको shortest path ही कंसिडर करना है, ठीक है ना? वो डिस्टेंस तो 2 ही है, लेकिन आप ये देखिए कि किसी भी पेयर के लिए डिस्टेंस मैक्सिमम कितना आ रहा है, तो 1 तो यहीं पे गलत हो गया, क्योंकि 1 से बड़ा तो आपके सामने ही है। तो आप पहले ये स्पेसिफाई कीजिए कि आपने बीएफएस कौन से नोड पे किया। लास्ट लेवल की नॉन एडजेसेंट नोड्स। लास्ट लेवल कैसे पता चलेगा जब तक आप बीएफएस नहीं परफॉर्म करेंगे? लेवल से मतलब लेयर ही है आपका, तो लेयर कैसे पता चलेगी जब तक बीएफएस नहीं परफॉर्म होगा? बोथ ऑफ यू आर गिविंग द राइट आंसर। सभी नोड्स पे बीएफएस परफॉर्म करिए। देखिए, मान लीजिए मैंने नोड नंबर 1 से शुरू किया और मेरे पास एक बीएफएस ट्री जनरेट हो गया इस तरह से, ठीक है, और आपके पास इसी के बेस पे लेयर्स आ जाएंगी। इसके बाद सेकेंड नोड पे आपने बीएफएस परफॉर्म किया और इस पर बेस्ड एक ट्री बन जाएगा आपके पास, बीएफएस ट्री, और फिर से लेयर्स जनरेट होंगी इस ट्री के कॉरेस्पॉन्डिंग। अब नेक्स्ट नोड पर यही करिए एंड सो ऑन, ठीक है। मान लीजिए आपने nth नोड पे किया और उस पर भी आपके पास एक ट्री आ गया इस तरह से। अब इन सभी ट्रीज को एग्जामिन कीजिए और देखिए कि इनमें से किसी भी ट्री में, इनमें से कौन से ट्री में मैक्सिमम नंबर ऑफ लेवल्स आ रहे हैं, वो आपका आंसर है। सो एसेंशियली यू हैव टू डू द फॉलोइंग, you have to perform BFS on all the nodes and then output the maximum number of levels in any BFS tree that has been generated. जो आपके पास n BFS trees आ जाएंगे corresponding to the n nodes of the graph, इनमें से देखिए कि maximum number of levels जिस ट्री में आ रहे हैं वही आपका सोल्यूशन है, वही आपका आंसर है, वो डायमीटर है ग्राफ का। तो अब ये तो हमने ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च की बात की कॉन्सेप्चुअली। अब देखते हैं कि बीएफएस को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे। सो हियर इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च। द इनपुट पैरामीटर्स आर द गिवन ग्राफ एंड द नोड ऑन विच यू वांट टू परफॉर्म बीएफएस, जो आपके बीएफएस ट्री का रूट बनेगा, ठीक है। और इसमें आप एज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो ग्राफ है वो एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंटेड है। अब इसमें सबसे पहले देखिए कि ये जो डिस्कवर्ड नाम का एरे है, दिस इज मेंट टू स्टोर द स्टेटस ऑफ डिस्कवरी ऑफ एनी नोड। मतलब अगर किसी नोड के लिए इसमें वैल्यू फॉल्स है तो इसका मतलब वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। फॉल्स का मतलब हुआ अनडिस्कवर्ड, और जिसके लिए वैल्यू ट्रू है वो नोड ऑलरेडी डिस्कवर किया जा चुका है। तो पहला स्टेप तो ऑब्वियस है, आपने लेयर 0 को इनिशियलाइज कर दिया नोड S से, और फिर इन जनरल आप ith लेयर के नोड्स को कंसिडर कर रहे हैं, और इस दौरान आप सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट जनरेट करते हैं i+1। सो दीज लिस्ट्स एक्चुअली कॉरेस्पॉन्ड टू द लेयर्स। अब आपने किसी भी ऑर्डर में ith लेयर या ith लिस्ट के नोड्स को उठाया, और जब आप नोड U की प्रोसेसिंग कर रहे हैं तो आप सभी UV एजेस को देखेंगे, मतलब U पर इंसिडेंट सभी एजेस को देखेंगे और चेक करेंगे कि क्या इन एजेस का जो दूसरा एंड पॉइंट है वो अभी भी अनडिस्कवर्ड है। यदि अनडिस्कवर्ड है तो उसका स्टेटस अपडेट करके बता दीजिए कि वो अब डिस्कवर किया जा चुका है, और साथ ही इस एज को बीएफएस ट्री में ऐड कर दीजिए। देखिए यहां पे हमने बीएफएस ट्री को भी इनिशियलाइज किया था, ये क्लियरली ऑप्शनल है। अगर आपको जरूरत है बीएफएस ट्री की तो आप इसे इनिशियलाइज कीजिए, वरना इसकी कोई जरूरत नहीं है। और फिर ये जो न्यूली डिस्कवर्ड नोड है V, इसका क्या करेंगे आप, इसे कहां ऐड करेंगे? i+1th लेयर में। और जब ith लेयर के सभी नोड्स एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो आप i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके नेक्स्ट लेयर के नोड्स को प्रोसेस करना शुरू कर देंगे। इज द आइडिया क्लियर? अच्छा, अब ये बताइए कि इसमें जो हम लिस्ट की बात कर रहे हैं, इस लिस्ट को आप स्टैक की तरह मेंटेन करेंगे या क्यू की तरह मेंटेन करेंगे? Li is a list,
ऑलराइट, तो लिस्ट को तो आप कैसे भी मेंटेन कर सकते हैं, स्टैक की तरह भी, क्यू की तरह भी। यहां पे क्या ज्यादा एप्रोप्रिएट होगा? क्यू की तरह। क्यों, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए, आपके पास हर लेयर के लिए एक अलग लिस्ट है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि आप ith लेयर के कॉरेस्पॉन्डिंग जो आपने लिस्ट मेंटेन की हुई है, उसे आप स्टैक की तरह मेंटेन करेंगे या क्यू की तरह? मुझे ये बताइए कि आपकी जो एल्गोरिदम है BFS, क्या उसने कुछ स्पेसिफाई किया है कि इन नोड्स को किस ऑर्डर में प्रोसेस किया जाना चाहिए? उसने तो कुछ भी नहीं कहा आपसे। आप किसी रैंडम ऑर्डर में भी प्रोसेस करिए तब भी वो BFS है। अगर आप स्टैक की तरह मेंटेन करेंगे तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो होगा, क्यू की तरह मेंटेन करेंगे तो एक दूसरा ऑर्डर फॉलो होगा। अगर आप रैंडमली भी कर सकते हैं तो रैंडमली कर लीजिए। तो इसमें तो कुछ स्पेसिफिकेशन है ही नहीं। इसका मतलब इस लिस्ट को आप स्टैक या क्यू किसी भी तरह इंप्लीमेंट कर लीजिए, दोनों चल जाएंगे। चलिए अब रनिंग टाइम के बारे में बात करते हैं। आपने इस डिस्कवर्ड नाम के एरे को इनिशियलाइज किया, और आप साथ ही साथ कुछ लिस्ट्स भी सेटअप करेंगे। आपके पास टोटल नंबर ऑफ लिस्ट्स कितनी है? n नोड्स हैं, और मैक्सिमम कितनी लिस्ट्स हो सकती हैं? मैक्सिमम n लेयर्स होंगी, राइट? तो मैक्सिमम n लिस्ट्स होंगी, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि हर नोड एक अलग अलग लेयर को बिलोंग करता है। तो n से ज्यादा तो लिस्ट्स हो नहीं सकती जो आपको इनिशियलाइज करनी पड़े। और इसी तरह डिस्कवर्ड एरे जिसे आपको इनिशियलाइज करना है, उसका साइज भी n है। तो इन दोनों कामों में मिलाकर टोटल टाइम लग गया ऑर्डर n। अब आपने क्या किया? आपने हर लिस्ट के हर नोड को प्रोसेस किया है। देखिए, इस स्टेटमेंट को ध्यान से देखिए। आप बारी बारी से लिस्ट उठाते हैं, i की वैल्यू चेंज हो रही है हर इटरेशन में, तो आपने बारी बारी लिस्ट्स को उठाया और हर लिस्ट के हर नोड को प्रोसेस किया। एक बार लिस्ट फ्रीज हो गई यहां पे, तो आपने उसके सभी नोड्स को प्रोसेस किया। लेकिन कुल मिला के नोड्स कितने हैं ग्राफ में? टोटल नोड्स तो n ही हैं, और एक नोड ज्यादा से ज्यादा कितनी लेयर्स में आ सकता है? एक ही लेयर में आएगा। कौन सी लेयर में आएगा? ये कैसे पता चलेगा? कौन डिटरमिन करेगा कि कोई भी नोड कौन सी लेयर में आएगा? उसका प्रीसीडिंग नोड। जो नोड रेस्पॉन्सिबल है इसकी डिस्कवरी के लिए, उसकी लेयर के नेक्स्ट लेयर में यह होगा। और ऐसा नोड यूनिक है, कोई एक ही नोड की वजह से तो यह डिस्कवर किया गया होगा। तो हर नोड एक लिस्ट में अपीयर हो रहा है। कुल मिला के आपके पास n ही नोड्स हैं ग्राफ के अंदर। तो टोटल कितने नोड्स प्रोसेस कर सकते हैं आप अक्रॉस ऑल द इटरेशंस ऑफ द व्हाइल लूप? देखिए, इस व्हाइल लूप की हर इटरेशन में आपने कुछ नोड्स को प्रोसेस किया। कौन से नोड्स को प्रोसेस किया? जो ith लेयर में थे। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई और आपने कुछ और नोड्स को प्रोसेस किया। फिर i की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई, आपने कुछ और नोड्स को प्रोसेस किया। लेकिन अक्रॉस ऑल दीज इटरेशंस कुल मिला के आपने कितने नोड्स प्रोसेस कर लिए होंगे? n ही तो कर सकते हैं। टोटल नोड्स ही n है ग्राफ में, और हर नोड एक ही लिस्ट में है। इज दैट राइट? तो ये जो फॉर लूप है, इसकी मैक्सिमम कितनी इटरेशंस एग्जीक्यूट होंगी? n. This for loop iterates n times across all iterations of the outer while loop. ये बात सबको कन्विंसिंग लग रही है? श्योर? अब ये बताइए कि एक नोड को प्रोसेस करते हुए हमने क्या किया? ये तो बात हुई नंबर ऑफ इटरेशंस ऑफ द फॉर लूप की। फॉर लूप की हर इटरेशन में एक नोड प्रोसेस होता है, और एक नोड की प्रोसेसिंग में आप क्या करते हैं? आप उस नोड पर इंसिडेंट सभी एजेस को ट्रीट करते हैं, उन सभी एजेस को कंसिडर करते हैं। ठीक है? तो आपने कुल मिला के एक इटरेशन में, सपोज कीजिए कि किसी नोड u के लिए एक इटरेशन रन हो रही है, तो उसमें टोटल मिला के आपने कितनी एजेस को कंसिडर किया होगा फॉर अ गिवन नोड u?
जितनी एजेस उस पर इंसिडेंट हैं, विच इज द डिग्री ऑफ यू. इज दैट राइट? तो इसका मतलब कि सारी इटरेशंस अगर मैं देखूं इस फॉर लूप की, तो इन सभी इटरेशंस के अक्रॉस टोटल नंबर ऑफ एजेस कितनी कंसिडर की गई? समेशन ऑफ डिग्री यू वेयर द सम इज ओवर ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ. और इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी है ये तो आपको पता ही है. दिस इज ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस ऑफ द ग्राफ. हर एज 2 बार नजर आएगी आपको अपने दोनों एंड पॉइंट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग. एंड 2m इज एक्चुअली ऑफ द ऑर्डर ऑफ m. अब ये बताइए कि एक एज के लिए आपने कितना काम किया? एक एज के लिए तो आप कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वर्क कर रहे हैं, ये तो क्लियर है. सो हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट अक्रॉस ऑल द इटरेशंस ऑफ द फॉर लूप? एक बार फिर से देखिए. अक्रॉस ऑल द इटरेशंस ऑफ द फॉर लूप, द नंबर ऑफ एजेस दैट यू हैव कंसिडर्ड is of the order of m, and for each edge you end up spending constant amount of time. So what is the total amount of time spent across all the iterations of the for loop? This will be order m. Clear है ये point? अब देखिए आपने ऑर्डर n काम यहां पे किया था और ऑर्डर m आपने यहां पे कर दिया, तो टोटल रनिंग टाइम कितना हो गया? ऑर्डर m प्लस n, विच मीन्स दैट दिस इज अ लीनियर टाइम प्रोसीजर. इसका रन टाइम लीनियर है. अब एक चीज और बताइए कि यहां पे हमने ये जो एजम्पशन ली थी कि हमारा रिप्रेजेंटेशन एडजेसेंसी लिस्ट है, हमने ग्राफ को एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये फैक्ट हमने कहां यूज किया? For each node u belonging to the list Li, you consider every uv edge. यहां पे आपको adjacency list का एडवांटेज होगा. आपको देखना है कि u पर सभी एजेस जो इंसिडेंट हैं उन सभी को आपको एग्जामिन करना है. तो आपको पहले वो सारी एजेस चाहिए जो u पर इंसिडेंट हैं, यानी वो सभी नोड्स चाहिए जो u के एडजेसेंट हैं. अगर एडजेसेंसी मैट्रिक्स होती तो आपको एक पूरी रो स्कैन करनी पड़ती जिसका साइज होता n, जबकि यहां पे आपके पास एक एडजेसेंसी लिस्ट होगी जिसमें केवल उतने ही नोड्स होंगे जितनी u की डिग्री है. तो आपको यहां पे एडवांटेज मिला एडजेसेंसी लिस्ट का. एनी क्वेश्चंस? एक बार और बता दूं. देखिए आप इसको पहले रॉ तरीके से देखने की कोशिश कीजिए कि हमें फर्स्ट थॉट क्या आता है इसको देख के, कि ये जो वाइल लूप है इसने एक एक लिस्ट करके उठाया. पहली लिस्ट को उठाया, उस पर नोड्स प्रोसेस किए, फिर दूसरी लिस्ट को उठाया, उस पर नोड्स प्रोसेस किए. ठीक है, पहली लिस्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने नोड्स हो सकते हैं? n. दूसरी लिस्ट में भी ज्यादा से ज्यादा n नोड्स हो सकते हैं, और तीसरी में भी. और टोटल नंबर ऑफ लिस्ट कितनी हो सकती हैं? वो भी n हो सकती हैं. तो आपको फर्स्ट इंप्रेशन क्या पड़ रहा है कि अंदर वाला जो फॉर लूप है वो n स्क्वायर टाइम्स चलेगा, जबकि क्या ये सच है? आपके पास टोटल नोड्स ही मिला के n है, वही तो स्प्लिट हुए हुए हैं अक्रॉस मल्टीपल लेयर्स. तो आप उसको इतने रॉ तरीके से क्यों देखते हैं कि आपको n स्क्वायर दिखाई दे? आप डीपर इंसाइट लीजिए ना कि जब कुल मिला के नोड्स ही n है तो वही नोड्स तो बटे हुए हैं अलग अलग लेयर्स में. आइडिया क्लियर है? ठीक है, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब ये जो हमने इंप्लीमेंटेशन डिस्कस किया है BFS का, इसमें हमने n अलग अलग लिस्ट्स ली हैं. हर लिस्ट एक लेयर को कॉरेस्पॉन्ड करती है. ठीक है, n डिफरेंट लिस्ट्स हमने यूज की इसमें. इसकी जगह हम ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि हम एक सिंगल लिस्ट के साथ काम करें. एक सिंगल लिस्ट हो, यू मेंटेन इट एज अ क्यू एंड वर्क विद वन सिंगल लिस्ट इंस्टेड ऑफ हैविंग मल्टीपल लिस्ट्स. ये एक क्यू ही अपने अंदर सभी लिस्ट्स को कवर कर लेगी. तो पहले तो इसका ड्राई रन करके देखते हैं कि ये इंप्लीमेंटेशन होगा कैसे. सपोज कीजिए कि ये ग्राफ है आपके पास और इस पे आपको नोड नंबर 1 पे BFS परफॉर्म करना है. अब आपने एक सर्कुलर क्यू ली और उसमें सबसे पहले वो नोड इंसर्ट कर दिया
जिस पे आपको BFS करना था, ठीक है, इसे एक सर्कुलर क्यू की तरह ट्रीट करिए। अब आप क्या करेंगे, क्यू में से एलिमेंट को DQ करेंगे, बाहर निकालेंगे, तो ये जगह खाली हो गई और जिस नोड को आपने DQ किया है उसके एडजेसेंट जितने भी नोड्स हैं उन्हें आप क्यू में NQ कर देंगे। तो यहां पे 2 और 3 अब क्यू में आ गए। 2 और 3 इस ऑर्डर में भी आ सकते हैं या फिर 3 और 2 भी आ सकते हैं, हमारे लिए वो एक ही बात है, ठीक है। और यहां पे भी ये ध्यान रखिए कि हम अभी भी एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब अगला नोड DQ करेंगे। DQ कौन से एंड से करेंगे, फ्रंट एंड से। फ्रंट अब ये हो गया, तो इसका मतलब 2 को आपने क्यू से बाहर निकाल दिया और फिर देखा कि 2 के एडजेसेंट कौन कौन से नोड्स हैं, वो नोड्स जो अभी भी अनडिस्कवर्ड हैं, 4 एंड 5, इन्हें आपने क्यू में डाल दिया। फिर आपने दोबारा फ्रंट से DQ किया तो 3 भी क्यू से बाहर आ गया और इसके एडजेसेंट कौन से नोड्स हैं, 7 and 8 and 5 also, but 5 is already discovered, so you do not NQ 5 again. आपने मान लीजिए 8 और 7 इस ऑर्डर में आपने इन्हें क्यू में डाल दिया। इस तरह से बढ़ते जाइए। अब 4 की बारी आई, 4 के एडजेसेंट कोई नहीं है। फिर 5 की बारी आई, 5 को आपने क्यू से बाहर निकाला और मान लीजिए इसमें एक और एलिमेंट है। जब आपने 5 को निकाला तो 6 को क्यू में डाल दिया। अब 8 की बारी आएगी DQ होने की। 8 के एडजेसेंट कोई भी अनडिस्कवर्ड नोड नहीं है, एडजेसेंट तो है लेकिन अनडिस्कवर्ड कोई भी नहीं है उनमें से। इसी तरह 7 के लिए भी कोई अनडिस्कवर्ड नोड नहीं मिला आपको 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग, एंड सिमिलरली फॉर 6। तो अब आपकी क्यू एम्प्टी हो गई और इस तरह से आपका BFS ट्रेवर्सल पूरा हो जाएगा और ट्री भी फॉर्म हो जाएगा। तो आपकी एक ही क्यू ने सभी लिस्ट्स को अपने अंदर एनकम्पास कर लिया। कैसे? देखिए, पहली चीज तो ये ऑब्जर्व कीजिए that the algorithm processes the nodes in the order in which they were discovered. जैसे 1 के बाद आपने पहले 2 को डिस्कवर किया, उसके बाद 3 को डिस्कवर किया, तो प्रोसेसिंग भी पहले 2 की हुई, उसके बाद 3 की हुई। क्यू में जो पहले ऐड हुआ था वही पहले बाहर भी आएगा, तो ये ऑर्डर तो प्रिजर्व रहेगा। जो पहले डिस्कवर किया गया था क्यू में भी पहले वही ऐड किया गया था, और जो क्यू में ऐड पहले किया गया है बाहर भी वही पहले आएगा, क्योंकि बाहर आप दूसरे एंड से निकाल रहे हैं, फ्रंट एंड से, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में डिस्कवर किए गए थे नोड्स उसी ऑर्डर में इनकी प्रोसेसिंग की जाएगी। A newly discovered node would be added to the rear end of the queue, obviously. And the next node to be processed would be taken from the front end of the queue. चलिए अब ये बताइए कि इस क्यू में आपको लिस्ट्स क्या अलग अलग दिखाई दे रही हैं? आप डिमार्केट कर सकते हैं कि कौन सी लिस्ट्स हैं? एक चीज हमें क्लियरली पता है कि लेयर 0 जब खत्म हो जाएगी उसके बाद लेयर 1 शुरू होगी। दिस इज लेयर 1। जब ये पूरी खत्म हो जाएगी इसके बाद आपको लेयर 2 दिखाई देगी और लास्ट में आपको लेयर 3 दिखाई देगी। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि लेयर्स आपस में इंटरमिंगल्ड हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो हमारी जो एल्गोरिदम की रिक्वायरमेंट है वो तो सेटिस्फाई हो रही है। क्यों? क्योंकि जब तक ith लेयर के सभी नोड्स प्रोसेस नहीं कर लिए जाएंगे i+1 लेयर पे आप पहुंचेंगे ही नहीं। नोड्स को तो आप फ्रंट एंड से निकाल रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि ith लेयर के नोड्स अभी बच गए हैं और आपने i+1th लेयर के नोड्स को प्रोसेस करना शुरू कर दिया, ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। और विद इन अ लेयर ऑर्डरिंग वैसे ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इज दैट क्लियर? इज एवरीबडी कन्विंस्ड? So let us have a quick look at how would you code this. देखिए, इसे अपनी ओरिजिनल जो इंप्लीमेंटेशन थी जिसमें हमने मल्टीपल लिस्ट्स मेंटेन किए थे उसी के अगेंस्ट लिख के देखते हैं
ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों को। तो इनिशियलाइजेशंस तो हमारा वैसा ही रहेगा, जो आपको डिस्कवर्ड एरे चाहिए उसका इनिशियलाइजेशन तो सेम रहेगा, और यहां पे आप Q को इनिशियलाइज कर देंगे with the node S. And what you essentially need to do is that as long as there are elements in the queue, you remove an element from the queue, from the front end of the queue. Suppose कीजिए इस node का नाम है V. अब आप V पर इंसिडेंट सभी edges को देखिए, look at every VW edge and check out if the other endpoint W is still undiscovered. If it is still undiscovered, add the other endpoint to the queue. This is all that you need to do. इसमें अगर आपको कुछ enhancements करने हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको BFS ट्री की भी जरूरत है, तो वो एडिशंस आप कर सकते हैं क्लियरली, उसी तरह से जैसे आपकी ओरिजिनल इंप्लीमेंटेशन में था। क्या रनिंग टाइम पे इस चीज का कुछ इंपैक्ट होगा? देखिए, हमने जो एनालिसिस किया था रनिंग टाइम का, वो तो वैसे भी टोटल नंबर ऑफ वर्टिसेस, टोटल नंबर ऑफ एजेस, उनके टर्म्स में किया था, तो वो तो अब भी वही है। रन टाइम तो आपका अब भी लीनियर ही है। Any questions on this? Okay, so we'll talk about a couple of applications of BFS in the next class.